नमस्कार दोस्तों, आज मैं और पीयूष सर आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ इंटरनेशनल मुद्दों के लिए बात करने के लिए। तो अब ये इंटरनेशनल मुद्दे क्या हैं और ये कहाँ काम आते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये कई इंटरव्यूज में, चाहे वो बैंकिंग का इंटरव्यू हो, यूपीएससी के इंटरव्यूज हो, उन सभी में ये इंटरनेशनल मुद्दे काम आते हैं। तो चलिए जानते हैं आज पीयूष सर से सबसे पहले कि ये इजराइल का जो सर ये मुद्दा चल रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, ये क्या है सर इजराइल का मुद्दा? देखिए सर, हम लोग को पता ही है कि इज़राइल 6 अरब नेशन से युद्ध भी लड़ चुका है। इज़राइल हम्म। के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो एक यहूदी देश है और हम्म। उसने पैलेस्टाइन पे कब्जा किया हुआ है। हम्म। और फ्री पैलेस्टाइन यानी फ़िलिस्तीन और गाज़ा स्ट्राइप, इसके अभियान भी पूरे दुनिया में चलते रहते हैं। इज़राइल एक बहुत ही खतरनाक देश माना जाता है जिसकी आबादी बहुत कम है, लेकिन उसके हर व्यक्ति आर्मी में है। हम्म। और वो अपने कम्युनिटी के को बचाने के लिए जो है वो बहुत किसी भी हद तक गुजर सकते हैं और वो अपने दुश्मनों को कभी छोड़ते नहीं है। चाहे वो 10 साल बाद, 20 साल बाद भी कोई अननोन मैन के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है कहीं पे, तो पता चलता है कि इज़राइल का हाथ है। और इसका सर सबसे बड़ा एग्जांपल हम रथ ऑफ गॉड भी ले सकते हैं कि इतने सालों तक ढूंढ-ढूंढ करके मारा था अपने मारा था। दुश्मनों को, बिल्कुल। और अभी पेजर से देखिए, पेजर हुँ। से कितने आतंकवादियों हाँ, को उसने जो है लेबनान वो में अभी। किया, है ना? तो अगर देखा जाए तो ये विवाद अभी कहाँ से शुरू हुआ? ये तो पुराना विवाद है। लेकिन अभी क्या हुआ कि पैलेस्टाइन का एक आतंकवादी ग्रुप है, रेबेल ग्रुप है, हुँ। जिसे कि हमास नाम से जाना जाता है। अब हमास ने क्या किया कि इज़राइल में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा था। वहाँ पे 1,500 औरतों और बच्चों को ये लोग आए और उठा ले गए और उनके साथ गलत-गलत काम भी हुए। पूरे पैलेस्टाइन में सड़कों पे घूम-घूम के ओपन गाड़ियों में जो है उनके साथ जो है बुरे व्यवहार किए गए और बहुत बेदर्दी से, बुरी तरीके से वहाँ पे मारा गया। अब इसका बदला तो इज़राइल को लेना ही था। हुँ, अब हुँ। बाद में इज़राइल को पता चला किसका-किसका हाथ है, तो उन सब पे जो है इज़राइल ने जो है अटैक किया। इज़राइल का एक आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी था, हुँ। जिसको कि इन लोगों ने भेद दिया। हमास वालों ने इतने सारे मिसाइल मारे कि वो उसको भेदते हुए इज़राइल पे पहुँच गया। तो अब इज़राइल ने इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम आयरन स्वॉर्ड रखा। हुँ। और उसने जो है फिर पता चला ईरान का हाथ है। तो ईरान में भी देखेंगे तो अननोन मैन के द्वारा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम अल रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। हुँ। ईरान के प्रधानमंत्री जो नए बने पेजेश्किन जी, उनके शपथ ग्रहण समारोह में हमास का प्रमुख गया, इस्माइल हनिये। हुँ। वो उसके बाद वहाँ गेस्ट हाउस में जहाँ रुका, वहाँ पे मिसाइल से अटैक करके उसको मार दिया। हुँ। उसके बाद हमास का जो दूसरा हेड बना, याहिया सिनवार, हुँ, हुँ, हुँ। उसको भी ड्रोन अटैक में एक घर में वो छुपा हुआ था, हुँ। वहाँ पे ड्रोन भेज करके उसके सोफे तक व्यू लेकर के और उसको 2 मिनट में पूरा मिसाइल से उसके घर को गिरा दिया गया और वो भी खत्म और हो इसकी गया। तो वीडियो भी रिलीज़ की थी हाँ, इज़राइल ने। और इसके बाद लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप भी जो है अगर इज़राइल के खिलाफ गया, तो उसके भी प्रमुख नसरुल्लाह को उन्होंने मार दिया। हुँ। तो इज़राइल भाई किसी को छोड़ता नहीं है और इस सही बार बात तो है। वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वो लेबनान साथ में आ जाए, ईरान साथ में आ जाए। और वो एक बार ऐसा कर चुका है, जिस साल वो बना था, यूनाइटेड नेशन ने जिस हुँ। दिन उसको मान्यता दी थी, उसी दिन उसने 6 अरब नेशन से युद्ध लड़ा था। हुँ। तो ये मेन विवाद है जो आप अपने एग्जाम में बता सकते हैं। हुँ, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछना बिल्कुल चाहता हूँ सर, सर। बिल्कुल सर। देखिए, आप जो है एडिटोरियल भी पढ़ाते हैं और हुँ। इंटरनेशनल इश्यूज पे भी आप बिल्कुल, पढ़ाते बिल्कुल। हैं। तो ये जो यूक्रेन रशिया वाला जो विवाद हुँ। है और जो आजकल क्रिंक बना हुआ है, हाँ, क्रिंक हाँ, हाँ। वर्सेस नाटो चल हाँ, हाँ, रहा है, हाँ। तो ये क्या चीज़ है दोस्त? बिल्कुल सर। ये बताइए। देखिए सर, रशिया और अमेरिका, क्योंकि अब पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों के बीच में पावर की रेस है। दोनों पावर के लिए ही अब एक है रशिया, जो एक टाइम पे यूएसएसआर था, तो उसकी कहानी में अभी हम नहीं जानेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो जो रशिया है, वो शुरू से नहीं चाहता है कि मेरा कोई भी पड़ोसी देश नेटो के साथ जुड़े, क्योंकि नेटो में जुड़ने का मतलब ये है कि भाई वो अमेरिका उसके बॉर्डर तक आ गया। तो अब यूक्रेन का शुरू से कंसर्न ये है कि भाई मुझे नेटो में जुड़ना है, इससे पहले भी कई अटेम्प्ट हुए।
रशिया ने 2014 में जो है यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, क्रीमिया उस टाइम में उसने ले लिया था। अभी फिलहाल प्रेज़ेंट के मुद्दे पे आएँ, तो अभी फ़रवरी 2022 की बात है कि जो यूक्रेन था, अब उसका ये था कि मुझे तो नेटो में जुड़ना है एनी हाउ। तो उस समय में रशिया ने यूक्रेन के बगल में एक देश आता है बेलारूस, तो बेलारूस में अपनी मिलिट्री की एक्सरसाइज़ कंडक्ट करवाई और अपना जो जितना भी मिलिट्री पोर्शन है, उसको यूक्रेन के बॉर्डर पे लगाना शुरू कर दिया। अब पूरी दुनिया इस बात के लिए हैरान थी, टेंशन में आ गई कि भाई ये यहाँ पे क्यों अपने बॉर्डर पे क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं अपने आर्मी को? जबकि उनका कंसर्न ये है कि हम तो बेलारूस जो कि पड़ोसी देश है हमारा, हम तो उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। और फ़रवरी के आई थिंक 24th ऑफ फ़रवरी को उन्होंने अचानक इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन इस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं पूरे तरीके से शायद तैयार नहीं था। तो उनके ऊपर मेरे बहुत सर इसीलिए बड़े मुझे याद आ रहा है कि ओलंपिक कमेटी ने रशिया और बेलारूस दोनों को बैन किया था। एग्जैक्टली सर, हम्म। राइट। तो उस टाइम में जो है ये यूक्रेन पे जब हमला हुआ तो अब रशिया की जो आर्मी है वो भी दो है सर। अब जैसे इंडिया में तो एक ही आर्मी है, इंडियन आर्मी, लेकिन रशिया में दो दो तरीके की आर्मी है। एक वैगनर आर्मी है जो कि उनकी प्राइवेट आर्मी कहलाती है और एक उनकी खुद की पर्सनल आर्मी है। तो अब जब रशिया ने इन्वेड किया तो रशिया का ये कंसर्न था कि भाई छोटा सा देश है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, हफ्ता या महीना या 2 महीना लगेगा। लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, तो वो इतनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे इनको। और ये मुद्दा 2022 से अब 2024 आ गया, लगातार 2 साल और अभी तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा। पीछे से नेटो का सपोर्ट है, ऑल्दो ये नेटो में तब तक जुड़ा नहीं था जब हमला हुआ। अगर ये जुड़ गया होता तो तब तो फिर सारे ऑफिशियली मिलके सारे मारते। मिलके मारते। तो अभी यूक्रेन है यहाँ पे अकेला। अब पीछे से उनको बैकअप सपोर्ट भले ही मिल रहा हो लेकिन वो छुप के मिल रहा है। तो अब यहाँ पे रशिया में और फिर कुछ घटनाएं और हुई रशिया के अंदर, क्योंकि अब मिलिट्री की कमी पड़ने लग गई थी काफी वहां पे जो है, अब उनको और मिलिट्री पावर चाहिए थी। तो ऐसे में हैरान हो गया आप जान करके सर कि इंडिया के कई लड़कों का नाम वहां पे आता है ऐसा कि पहला जो एक वहां पे जवान शहीद हुआ रशिया के अंदर, पता चलता है कि ये हमारे देश के सूरत का, गुजरात सूरत का लड़का है जो रशियन आर्मी में है और वो मारा गया। उसके 2 दिन बाद खबर आती है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने खुद पढ़ा है बच्चों को। 2 दिन बाद न्यूज़पेपर में आता है कि हैदराबाद का लड़का रशियन आर्मी में है और वो मारा गया। फिर कुछ दिनों के बाद हरियाणा के कुछ लड़कों की वीडियो आती है जो कि रशिया में ट्रैप्ड हैं, उनकी वीडियो आती है कि भाई हमें जबरदस्ती फोर्स में भर्ती करवाया जा रहा है और हमें वहां फ्रंट पे खड़ा किया जा वो रहा है। वैगनर आर्मी है। मतलब रशिया फोर्सफुली उनको एंटर कर रहा है उसमें, क्योंकि उनके पास मैन पावर की कमी है। तो ऐसे में जब ये मुद्दा बड़ा हुआ तो हमारे एमईए मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर जी, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने ऑफिशियली जो है इसको काउंटर किया, ये बात कह के कि ऑफिशियली उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करी कि कोई भी इंसान अभी रशिया में ना आए हमारा, या बेवजह मतलब यहाँ विजिट ना करे बिना किसी रीजन के, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें अभी चल रही है। तो उसके बाद जो है मोदी जी जब शपथ ग्रहण सारा पूरा हुआ, जो वो दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने रशिया में जब विजिट किया, और ये पहला विजिट था इस वॉर के स्टार्ट होने के बाद, पहला विजिट था। तो जाकर के उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि भाई हमारे जो लड़के आपकी आर्मी में आपने भर्ती कर रखे हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। तो उन्होंने भी इस बात को माना और हमारे जितने भी लड़के थे जो उनकी आर्मी में थे, तो उनको रिलीज किया गया। अब यहाँ पे एक बात तो दिख रही है कि रशिया में मैन पावर की कहीं ना कहीं कमी थी इस चीज को फुलफिल करने के लिए। अब रशिया क्योंकि अपने आप को कमजोर दिखाना नहीं चाहता, भाई इतना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, तो जाहिर है कि वो कभी नहीं दिखाएगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं किसी भी एंगल से। तो उन्होंने फिर नॉर्थ कोरिया जो बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर है, उनसे हाथ मिलाया है। ये क्रिंक में अभी क्रिंक पे आते हैं हम। तो रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ मिलाया और नॉर्थ कोरिया ने अपने 12,000 ट्रूप्स रशिया भेजे हैं कि वो रशिया की तरफ से यूक्रेन से युद्ध करेंगे। अब यहाँ पे क्रिंक कैसे बना? तो CRINK, सी का मतलब चाइना, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब ईरान और एनके का मतलब हो गया नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया ने तो डायरेक्ट सपोर्ट कर दिया है। अब क्रिंक का मतलब जितने भी ये CRI में आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी अब आगे सपोर्ट करने वाले हैं। हालांकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अभी ना ही अमेरिका की तरफ झुका है ना ही रशिया की तरफ झुका है, क्योंकि हमारे संबंध दोनों से अच्छे हैं और हम इनके डिस्प्यूट की वजह से अपने संबंध खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अभी इसमें रशिया के साथ चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया तो डायरेक्ट सपोर्ट कर चुका है। और एक और मजे की बात यहाँ पे कि नॉर्थ कोरिया ने जब इस चीज को सपोर्ट किया और अपने 12,000 ट्रूप्स भेज दिए रशिया के अंदर, तो उसके बाद साउथ कोरिया ने ये खबर पूरी दुनिया में दी कि भाई उन्होंने 12,000 ट्रूप्स अपने भेज दिए हैं। और ये जब चीजें जग जाहिर हो गई, तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली तौर पे साउथ कोरिया को संवैधानिक रूप से दुश्मन घोषित कर दिया कि ये हमारा प्रॉपर दुश्मन है। हालांकि दुश्मनी पहले से थी लेकिन संवैधानिक रूप से नहीं हुआ करती थी। अब वो संवैधानिक दुश्मनी हो गई कि भाई अब ये बिल्कुल हमारे लिए कट्टर हो गए।
तो ये है पूरा मुद्दा क्रिंक वर्सेस नेटो का। तो यूक्रेन के सपोर्ट में नेटो खड़ा है, जो कि इनडायरेक्टली खड़ा है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी उसका मेंबर नहीं बना था वो। लेकिन मतलब आपके कहने का ये मतलब है हम्म, कि पहले यूएसएसआर का पार्ट था बिल्कुल यूक्रेन, बिल्कुल अब वो नाटो के साथ जा रहा है जिसने हाँ यूएसएसआर को तोड़ा। बिल्कुल तो इनका कहना है कि भाई ठीक है तुम मेरे साथ नहीं हो, हाँ, तो तुम उसके लेकिन तुम साथ मेरे मत जाओ। दुश्मन के साथ राइट, भी मत जाओ। भी मतलब मत जाओ। व्लादिमीर पुतिन जी का ये कहना है हम्म। कि तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो यही है मेन इशू। सही बात है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज और है सर, अब बांग्लादेश का भी कुछ मुद्दा चल रहा है सर, तो मैं चाहूंगा थोड़ा उस पर भी थोड़ा देखिए, बात करें। मुद्दा तो बांग्लादेश का भी चल रहा है और आपका कनाडा के साथ भी इशू चल रहा है, लेकिन हम लोग इस सेशन में ये दो मुद्दे पे डिटेल में बात की है। अगले सेशन में हम लोग उन दोनों मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि बांग्लादेश में क्या हुआ कि जब 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया गया तो उसमें जितने लोग मुक्ति वाहिनी वाले जो थे उनको 30% का रिजर्वेशन देने लगी शेख हसीना, जिसका विवाद यहां से शुरू हुआ और सभी स्टूडेंट यूनियन ने इसका विरोध किया और धीरे धीरे इसमें अमेरिका का सपोर्ट मिलता गया। जैसे कि आप भारत के भी कई आंदोलनों में अमेरिका के जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो शाहीन बाग वाला नागरिकता वाला रहा हो। और ये अमेरिका ऐसा नहीं है, ये श्रीलंका में तख्ता पलट में भी इन्वॉल्व रहा है। और इमरान खान आज जेल में है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बात नहीं मानी तो उनकी सरकार को गिरा करके शहबाज शरीफ की सरकार आ गई। तो भारत में भी 20 सीटें कम होती ना तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता था। तो ये तो बच गए। अब शेख हसीना नहीं बच पाई, वहां पे श्रीलंका वाला ही रिपीट किया गया कि इनके घर पे कब्जा किया गया और सारी चीजें, शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। शेख हसीना ने बाद में ये बात कही कि अमेरिका ने मुझसे सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, अगर मैं सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। ये विवाद है। कनाडा वाले विवाद की बात करें तो जो खलिस्तानी मूवमेंट के लोग हैं उनको एक अननोन मैन मार दे रहा है जाके, चाहे वो कनाडा में हो चाहे वो अमेरिका में हो। यहां तक कि पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमारे बहुत सारे आतंकवादियों को कोई अननोन मैन मार दे रहा है। तो अभी अमेरिका ने पन्नू के वाले केस में वहां के निखिल को पकड़ा भी था कि देखो ये जो है पन्नू को मारने की साजिश कर रहे थे। कनाडा के साथ जो विवाद है वो निर्झर वाला है। निर्झर बहुत बड़ा खलिस्तानी मूवमेंट चला रहा था और उसको मार दिया गया अननोन मैन के द्वारा। तब से कनाडा जो ये क्या कहते हैं ट्रूडो, ये जो है 30% पंजाबियों के वोट से ही ये वहां की सत्ता चलाते हैं और अमृतसर मत्था टेकते हैं तब जाके उनको वोट मिलता है। वो तो उनकी मजबूरी है कि उन मूवमेंट्स को हवा देना, नहीं तो वो जीतेंगे ही नहीं। तो ये मेन विवाद है, पॉलिटिकल विवाद है, लेकिन वो भारत से पंगा ले रहे हैं और भारत के वो अभी एस जयशंकर जी को अच्छे से जानते नहीं है, उन्हें माकूल जवाब मिलेगा जी सही बात है। तो सर अभी आगे वैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे श्रीलंका का मुद्दा है, म्यांमार के डिस्प्यूट्स हैं, जनता कर्फ्यू वगैरह जो भी हैं, तो इनको किसी आगे की वीडियोस में हम आगे चर्चा में लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे कुछ मुद्दे थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। आपको आप इसके बारे में पहले से जानते थे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आपको आगे कौन से मुद्दों पे चर्चा चाहिए ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। ऐसे ही हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।